अमेरिका, रूस, चीन के बाद पाकिस्तान दुनिया में हथियारों बिलखुसूस जंगी जहाज़ों के हवाले से तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। ख़ास तौर पर पाक भारत कशीदगी और हालिया जंगी सूरत हाल के बाद जहां पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों ने अमली मैदान में अपनी रेलेवेंसी साबित की है, वहीं अब आलमी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी भी नुमाया तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के जदीद JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान सूडान को हथियारों और जंगी तैयारों की फराहमी के लिए $1.5 अरब के बड़े दिफाई मुआहदे के करीब पहुंच चुका है। ये पेशरफ्त न सिर्फ पाकिस्तान की उभरती हुई दिफाई सनत की अकास है, बल्कि पाक भारत जंग के बाद जनूबी एशिया, मशरिक वस्ता और अफ्रीका में ताकत के तवाज़ुन पर भी संजीदा सवालात उठा रही है। क्या JF-17 थंडर पाक भारत महाज पर आजमाइश के बाद पाकिस्तान को आलमी दिफाई मंडी में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहा है? और क्या ये दिफाई सौदे माशी इस्तेहकाम, सफारती असर रसूख और इलाकाई सियासत में पाकिस्तान के लिए वाकई एक नए बाब का आगाज साबित होंगे? इन्हीं सवालात का जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन बट और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, सवालात आपके पास वाज़े हैं, मुझे बताएं आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने इनवाइट किया। JF-17 थंडर से पहले मैं आप एक बात ऐड करता चलूँ कि दुनिया में जितनी ट्रेड या इकॉनमी है उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर डिफेंस इंडस्ट्री है ग्लोबली, और आप एग्री करेंगी कि ग्लोबली डिफेंस इंडस्ट्री में चंद मुल्कों का राज है, ख़ास तौर पर सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, और ये की प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेज़ यही था पिछले 20-30 सालों में, जब हमने सोचा कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पर ना रहे, क्योंकि आपने हिस्टोरिकली देखा कि 65-71 की जंग में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, 89 में हमारे F-16 रोक लिए गए। सब कुछ होने के बावजूद 1995 में पाक फ़िज़ाइया के उस वक्त की लीडरशिप ने सोचा और बड़ी मर्दबराना फ़ैसला किया कि हमें अपने जहाज़ बनाने चाहिए ताकि हम ब्लैकमेल ना हो सके और सैंक्शंस का सामना ना करना पड़े। तो ये जहाज़ पिछले 30 साल पहले कंसीव किया गया था। आज 30 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह को 200 के करीब JF-17 थंडर पाक फ़िज़ाई का हिस्सा है। और एक फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं कि हिंदुस्तान के पास पिछले 40 सालों में जब से उन्होंने कंसीव किया तेजस का, तो हमारे 200 के मुकाबले में उनके पास 40 जहाज़ हैं जिन्होंने मई के कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया था और बहुत दूर हमसे डिप्लॉय किए गए थे पाकिस्तान के बॉर्डर से। एक बात, अब जब ये होता है तो आपका ये सवाल आ सकता है कि ये JF-17 थंडर ही क्यों, जबकि Why does it only stands out? इट स्टैंड्स आउट बिकॉज ऑफ 5 रीजंस। नंबर 1, जब भी दुनिया में एक फ़ाइटर जहाज़ को मुल्क ख़रीदना चाहता है तो पहले वो ये देखता है कि इस जहाज़ की अपनी परफॉर्मेंस या काबिलियत क्या है, इंजन परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल्स, वेपन और रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1। नंबर 2 देखता है कोई भी मुल्क के इस अफोर्डेबिलिटी कितनी है उस जहाज़ की, यानी वो इतने पैसे जो उसका बजट है उस मुल्क का, वो कितने जहाज़ ख़रीद सकता है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ट्रस्टवर्दी सोर्स है, यानी जिस मुल्क से ख़रीदा जा रहा है जो कि पाकिस्तान है, कल को कोई सैंक्शन या पॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल चेंज हुई तो ये तो नहीं होगा कि स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस बंद हो जाए। नंबर 4 सबसे ज़रूरी वो ये होती है कि जहाज़ बैटल टेस्टेड है या कॉम्बैट प्रूवन है कि नहीं है, या सिर्फ पीस टाइम ऑपरेट करता रहा है। अब आप ज़रा पीछे मुड़कर देखें चारों रीज़न के ऊपर एक आइस इन द केक है, और वो है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, टेक्नीशियन और इंजीनियर जो ट्रेनिंग देंगे उनको मुल्कों को जो ख़रीदेंगे। तो पहला नंबर 1 जहाज़, नंबर 2 जैसे मैंने कहा कॉस्ट, नंबर 3 उसकी रिलायबिलिटी सोर्स की, नंबर 4 कॉम्बैट प्रूवन, और नंबर 5 पाक फ़िज़ाइया जैसे पायलट्स और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग का हिस्सा। तो इस वक्त अगर आप ग्लोबली देखें तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन शायद ही कोई दुनिया में मिले, यानी अफोर्डेबिलिटी में बहुत ज़बरदस्त है, कॉम्बैट प्रूवन है, और पाकिस्तान के जब टेक्नीशियंस और पायलट्स ट्रेनिंग देंगे तो इस वक्त तो वैसे ही JF-17 थंडर कोई ना भी लेना चाहे तो हमारे पास ट्रेनिंग की बहुत डिमांड है। एक बात, और इस पर आज से काम नहीं हुआ, हर सरबराह ने, लीडरशिप ने काम किया है। प्रेजेंट जो लीडर हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने एग्रेसिवली 3.5-4 साल में काम किया है इस पर कि हम रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहते हुए सेल्फ सफिशेंट हो जाएं। उनको ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि आज आने वाले वक्तों के लिए हम दे सकें दूसरे मुल्कों को भी जहाज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत आ गई है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है, हमारे टेक्नीशियन तैयार हो रहे हैं चाइना में भी और पाकिस्तान में भी, मशीनरी बहुत ख़रीदी जा रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया गया है ताकि हम इक्विपमेंट और रिलायबिलिटी को सब खुद मॉनिटर कर सकें और ऐड कर सकें। तो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये जहाज़ और भी मुल्क ख़रीदेंगे। कुछ मुल्क इंगेज हैं पाकिस्तान के जिनका आपने नाम लिया,
मैं एक चीज़ से आपको बता सकता हूँ कि जैसे लीबिया के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए थे और बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। इसमें पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कंसिस्टेंटली पिछले 3 महीनों में 15 एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की है। तो ये अनयूजुअल है। सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप अहम किरदार अदा कर रही है? बहुत ज़्यादा। मैंने जो फील्ड मार्शल का जिक्र किया, प्लस मैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि अनयूजुअल है कि कोई एयरफोर्स चीफ 3 महीनों में 15 एयरफोर्सेस के चीफ से मुलाकात करे। और बांग्लादेश के एयर चीफ से ये दूसरी मुलाकात थी रिसेंट दिनों के अंदर ही। एक उनकी पाकिस्तान से बाहर हुई थी यूएई में दुबई एयर शो के दौरान, और दूसरी यहाँ पे हुई है जब उनके एयर चीफ यहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और ख़ास तौर पर जब वो विज़िट किया है, जो भी यहाँ आता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रक्चर देखता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क देखता है, हमारी साइबर कमांड देखता है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में हमारा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स देखता है, तो वो दंग रह जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आपने भी रिसेंटली वो जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि एक बड़ी डील होने जा रही है पाकिस्तान की सूडान के साथ, और फिर उसके बाद बांग्लादेश को भी रिलेट किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम माजी में देखें तो नाइजीरिया हो, अज़रबैजान हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान ने इनके साथ भी दिफाई डील्स की हैं। तो आप ये सूडान और बांग्लादेश के हवाले से जो डील हो रही है उस पर क्या खबर रखते हैं? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहबा, आज नहीं, आज खालिद चिश्ती साहब जीएनएन के ऑफिस में हमारे स्टूडियो में साथ बैठे हैं। के साथ तो डेफिनेटली बात होगी, लेकिन मैं आता हूँ ना, आपकी बात पर आता हूँ। आप मेरी बात सुने ना, मुझे मजा लिया करें, आप मेरी बात को सुने। आपकी बसीरत से भी तो फैज लेना है। फैज ना लें, फैज अंदर चला गया है। वो फैज का तो हम कहा करते थे, अल्लाह का फैज कहते थे, उसको मुखातब करके फैज तो बहुत दूर निकल गया है। अब हमने फैज नहीं देना। बात सिर्फ ये है, ओ भाई, सूरज के होते हुए चिराग क्या दिखाओ। जो शख्स इंडियन टीवी के जर्नलिस्टों को मात दे गया है, मैं उसके सामने क्या बात कर सकता हूं? मैं तो सिर्फ सादी सी इतनी सी बात कर सकता हूं कि अगर आप होटलों में जाएं, शाहराहों में जाओ, थड़ों पर जाएं, तो एक ही चीज आपको नजर आती है, हर शख्स एक बात कर रहा है, पाकिस्तान सऊदीया का इत्तेहाद, एक पर हमला, सब पर हमला, और अब अल्लाह के रहमो करम से, अल्लाह के फजलो करम से टर्की भी साथ आ रहा है। तो ये 3 ममालिक आ रहे हैं। खालिद चिश्ती साहब, मेरी आवाम को आप आज आसान ज़बान में समझाए कि एक पर हमला, सब पर हमला, ये क्या कहानी है? और अगर खुदा न खास्ता कभी सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स फिर क्या करेगी? उस मौके पर क्या सीन होगा? जरा मेरे नाज़रीन को बताएं। सर, साथ ही साथ वो बांग्लादेश के हवाले से जो 2 मुलाकातें हुई हैं ना अहम एयर चीफ्स की, उस पर भी ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, ये बड़ी कंसर्टेड एफर्ट है ये। भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम भी मुझे दिया है। देखिए, ये बड़ी यूनिक एयरफोर्स है पाक फ़िज़ाइया इस वक्त। वो इसलिए कि आम तौर पर 192 मुल्कों में से ये वाहिद मुल्क है जो अपना फ़ाइटर जहाज़ बना रहा है। दुनिया में एयरफोर्सेस जहाज़ नहीं बनाती। हमने अपनी ज़रूरत के तहत या समझें या मजबूरी के तहत इसलिए बनाया कि हम सेल्फ रिलायंस हो सके, नंबर 1। नंबर 2, ये वाहिद एयरफोर्स है जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं करती, ये आपको इकनॉमिक सिक्योरिटी दे रही है। आप इसलिए कि ये हमारे रेवेन्यू जनरेशन में हिस्सा लेने की ज़ाहिर एक बहुत बड़ी एक एफ़र्ट भी होगी और कामयाबी भी होगी जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आम तौर पे जो जितनी दुनिया की एयर फोर्सेस आप देखें वो नेशनल सिक्योरिटी करती हैं या एयर सुप्रीमेसी, एयर सुपरियॉरिटी मेंटेन करने के लिए मुल्क की हेल्प करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, मेरी खुशनसीबी, मैं कई दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ, और ये मुझे कोई हैरत नहीं होती जब मुझे ये पता लगता है कि बांग्लादेश के जो चीफ़ आए हैं या कोई और चीफ़ आए हैं तो वो हाईली इम्प्रेस्ड है। तो मैं कहता हूँ, जिसको कहते हैं ना, ही ऑट टू बी, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि उन्होंने होना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारा जो भट्ट साहब पूछ रहे थे, हमारी सेल्फ रिलायंस इस हद तक हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब ड्रोन्स हैं, लॉटरिंग मुनिशन है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, और PFX जो जहाज़ मॉडर्न आने वाला है जो इंशाल्लाह 5th जनरेशन होगा, उसके लिए बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी हो रही है इन्हीं जो अपने लोग हैं उन्हीं से। हम डिपेंडेंसी बाहर से कम करते जा रहे हैं। एयर चीफ का प्रेजेंट एयर चीफ का सबसे बड़ा फोकस रहा है TOT पर, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पर। यानी हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ कोई कर रहा है कल को हम डेवलप करें ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो। हाँ, एक चीज़ मैं क्वेश्चन करता चलूँ कि हम आमतौर पर प्राइसेस बताते हैं जहाज़ों की, डील्स की बताते हैं, हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जब आप डील्स अनाउंस करते हैं या अमाउंट गलत भी अनाउंस कर देते हैं तो हमारी चाइना के साथ एक परसेंटेज है रॉयल्टी की, जिसका मतलब ये है कि जब आप गलत अनाउंस करते हैं तो गलत उम्मीदें पैदा होती हैं और लीडरशिप के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं कि शायद हम इतना बड़ा कोई डील कर रहे हैं, इतना बड़ा परसेंटेज है, ऑल्दो हम रिलायबिलिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत मुल्कों के तकरीबन 3 अफ्रीकी मुल्कों के साथ हम सीरियस नेगोशिएशन में हैं, जिनका फिर वही कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं नहीं बता सकता नाम, लेकिन मैं एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो नेशनल एक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पाक फ़िज़ाइया और आर्म फोर्सेस इन जनरल जो इस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। ठीक है सर, बांग्लादेश के हवाले से भी मैंने आपसे पूछना था, लेकिन जहां आप हमारी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं वहां JF-17 की मैं बात करना चाहती हूं। क्या ये खुद कफील है, और अगर नहीं तो हम उसके रॉ मटेरियल कहां से मंगवा रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारे JF-17 थंडर के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मुल्क के अंदर से ही आ रहा है, मगर इसमें कितनी सदाकत है ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। देखिए परसेंटेज मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रॉ सकता हूं मटेरियल कि मेजर हमारा जो कंपोनेंट्स और सब कुछ है, असेंबली और सब कुछ यहाँ हो रहा है। इंजन हम इंपोर्ट करते हैं, ये ओरिजिनली रशियन इंजन है, बेसिकली चाइना का कॉन्ट्रैक्ट है, हमें उनके थ्रू मिलता है। चाइना के साथ हमारी रॉयल्टी भी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। और वो जो पिछले सवाल के जवाब के आखिर में मैं कह रहा था कि जब हम ओवर हाइप क्रिएट कर देते हैं तो जो रॉ मटेरियल देने वाली कंपनियां होती हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली या कंपोनेंट देने वाली, वो भी महंगाई कर देती हैं। वो समझ रही है कि आपको इतनी कमाई, इतने बिलियन डॉलर तो आप कमा रहे हैं, तो हमारा भी अब रेट चेंज हो जाता है, रिवाइज कर देते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप कह रही थी कि सिर्फ वो नहीं है, एक और अच्छी खबर मैं लोगों को देता चलूँ कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी जो होती है वो हम सिर्फ JF-17 स्पेसिफिक नहीं कर रहे। ये भी क्रेडिट प्रेजेंट लीडरशिप को जाता है कि वो जितनी मशीनरी, टूलिंग, CNC मशीनें, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के जितना सेटअप हो रहा है वो डुअल पर्पज़ है, जिसका मतलब ये है कि अगर JF-17 थंडर का ऑर्डर नहीं भी होगा तो हम ये कहते हैं कि इसको कहते हैं कि मशीन ड्राई नहीं होंगी, हमारी चलती रहेंगी। हम उसके लोकल कंपोनेंट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, लॉइटरिंग मुनिशन, अनमैन्ड एरियल और किलर ड्रोन्स वगैरह वो बना सकते हैं।